हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रेम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रेम शंकर। ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल, जिसमें हम लोग क्या कर लिए थे, बंगाल के गवर्नर ख़त्म कर चुके थे। इसके पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जो नहीं देखे हैं वो जाएं और मेरा यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद ही यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है। तो हम लोग बंगाल के गवर्नर ख़त्म कर चुके थे और बंगाल के गवर्नर जनरल जो कि प्रथम कौन थे, वारेन हेस्टिंग, वो भी पढ़ चुके थे। ठीक है। लेकिन इतना में हम मुख्य रूप से कितने को बारे में हमको जानकारी रखनी है? 2 व्यक्तियों के बारे में। एक तो कि बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था, जो कि प्लासी के युद्ध के बाद क्या बना, 1757 से 60 में बना। और इसका दूसरा कार्यकाल कब स्टार्ट हुआ था? 1765 से 67 तक। ठीक है। उसके बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट उसका क्या काम था, तो द्वैत शासन की प्रणाली को उसने लागू किया था 1700 कब, तो आप बोलोगे 65 ईस्वी में। ठीक है। और सेकंड जो हमारा मुख्य गवर्नर होते हैं वो गवर्नर नहीं बल्कि वह बंगाल का गवर्नर जनरल होते हैं, जिसका नाम क्या था, वारेन हेस्टिंग। ठीक है। तो इस ये 2 तो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। और इसके बीच में आता था हेनरी वेंसिटाट, वेरेलेस्ट वगैरह वगैरह, है था ना। वो सब उतना मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, है ना। तो आगे कौन से आते हैं? आगे जो आता है सेकंड नंबर पर, जो मुख्य बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं वो कौन है? वो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी दे दूं कि एक बक्सर का युद्ध होता है फ्रेंड। कब होता है वो 1764 ईस्वी में होता है। ठीक है। वो अंग्रेज़ों और किसके बीच होता है? तो वो अंग्रेज़ों और होता है हेक्टर मुनरो, उधर से होता है शाह आलम द्वितीय होता है। ठीक है। और एक और कोई पर्सन होते हैं, वो दोनों के बीच होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि जो मुग़लों की तरफ से जो भी रहते हैं वो क्या होते हैं, वो हार जाते हैं। और अंग्रेज़ जो हेक्टर मुनरो जिसकी अध्यक्षता करते रहता है वो जीत जाता है। ठीक है। बस उतना कुछ नहीं, आप लोग याद रखो। आप लोग याद रखो कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। उस समय बंगाल के क्या होंगे, गवर्नर होंगे कि गवर्नर जनरल होंगे? तो आप बोलोगे कि उस समय बंगाल के गवर्नर होंगे। क्यों? क्योंकि बंगाल का जो गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था वो 1772 से स्टार्ट हुआ था ना। वारेन हेस्टिंग जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था कि नहीं? तो वो कब था? तो 1772 में पहला गवर्नर जनरल बना। तो उसके पहले जो होगा वो क्या होगा, बंगाल का गवर्नर होगा। तो आपसे पूछ सकता है कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो किसके शासनकाल के समय में हुआ था, है ना। तो आप क्या बोलोगे, तो उस समय कौन था? तो आप याद करोगे, इसके पहले मैंने बताया था कि 1757 से 60 तो रहा था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। लेकिन 1760 से 65 के बीच कौन रहा था? हेनरी वेंसी टॉट। ठीक है। लेकिन और बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 ईस्वी में। ठीक है। तो किसके शासनकाल में होगा? तो आप बोलोगे हेनरी वेंसी टॉट। बस यही है कि क्या था, में मुख्य घटना थी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? दूसरा गवर्नर जनरल, गवर्नर नहीं ना, गवर्नर जनरल बंगाल के कौन? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस बार मैंने क्या किया है कि जो मेन इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, लेकिन जो मेन आपको मान लेते हैं कि एग्ज़ाम टाइम में अगर आपको पढ़ना रहेगा तो आप जो मैंने मार्क करके रखा हुआ है, देखिए इस बार मैंने क्या किया है, इस बार मैंने मार्क कर दिया। ठीक है। तो इस मार्क को क्या करना है, आपको रट जाना है। इस मार्क को तो कभी भूलना ही नहीं। बाकी जो भी मैंने नहीं मार्क किया उसके बारे में आप लोग समझ जाओ, और जो भी मैंने मार्क किया है उसको क्या करो, आप बिल्कुल अच्छे से रट जाओ। ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो कॉर्नवालिस किसके बाद आया था? वारेन हेस्टिंग के बाद। कब से कब तक रहा? तो आप क्या बोलोगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1786 से 93, और दूसरा कार्यकाल इसका 1805 में शुरू होता है। जैसे ही शुरू होता है दूसरा कार्यकाल, इसकी मृत्यु हो जाती है गाजीपुर में। ठीक है फ्रेंड। तो इसके बारे में जानेंगे अब हम लोग कि इन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए, इसके समय में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई, तो देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले एक सेकेंड फ्रेंड। तो कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। यह क्यों कहा जाता है? क्योंकि कॉर्नवालिस ने ही क्या किया था, प्रथम जो आईसीएस की परीक्षा होती है, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा होती है, इसने प्रारंभ करवाई थी, इसने स्टार्ट करवाई थी। ठीक है। लेकिन इसलिए इन्हें क्या किया कहा जाता है? भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है। या नागरिक सेवा का जन्मदाता भी इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड। लेकिन जब इसने नागरिक सेवा
शुरू की, जब आईसीएस की प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की, तब क्या किया कि उस समय इंडियन को इस परीक्षा में जो है ना क्वालिफाई करने की या इसमें भर्ती होने की या इसको परीक्षा देने से मतलब अनुमति, परीक्षा देने की अनुमति नहीं थी। किसको? भारतीयों को। ठीक है, सिर्फ स्टार्ट किया तो ब्रिटिश लोगों के ही, जो ब्रिटिश सैनिक थे या वहाँ जो भी भारत में ब्रिटिश लोग थे, वही इस परीक्षा को केवल दे सकते थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, लेकिन 1863 ईस्वी में, ठीक है, 1800 क्या ईस्वी में फ्रेंड, 1863 ईस्वी में भारतीयों को भी इस परीक्षा में, आईसीएस की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई। तब उस समय क्या हुआ, तो उस समय जो थे एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये कोई नहीं थे फ्रेंड, ये वही व्यक्ति थे जिनका भाई कौन था, रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि यह जो थे रविंद्रनाथ टैगोर के छोटे भाई थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि आईसीएस की परीक्षा में बैठा और पहले बार में क्या किया, ये सफल हो गए। ठीक है, तो आपसे पूछता है कि भारतीय नागरिक सेवा, एक सेकेंड फ्रेंड, आपसे पूछता है कि भारतीय नागरिक सेवा की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो आप बोलोगे कि सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कब पास किए थे, तो 1863 ईस्वी में। ये कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर के छोटे भाई थे। रविंद्रनाथ टैगोर के तो आप सभी लोग जानते होंगे, है ना। वो कौन थे, तो वही थे जिन्हें गीतांजलि के लिए 1913 में क्या मिला था, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना कि ये दोनों भाई क्या थे, जन्म से पूरा क्या थे, ये टैलेंटेड थे, एक तरह से हम कह सकते हैं ना। चलिए चलिए आगे बढ़ेंगे। तो सेकंड स्लाइड क्या था हमारा, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में क्या हुआ था, साहित्य गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, ये तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब यहाँ से लॉर्ड कॉर्नवालिस के ऊपर आते हैं। तो इसने क्या किया था, तो इसने देखिएगा न्यायिक सुधार के लिए सभी जिलों को कलेक्टर के अधीन कर दिया। इसका मतलब जो भी न्यायिक सुधार थे, जो भी न्याय से संबंधित जो प्रक्रिया थी, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए हर जिले में क्या कर दिया, एक कलेक्टर की नियुक्ति कर दी, जिससे न्याय और क्या हो, सुचारू रूप से सही ढंग से हो पाए। ठीक है, चलिए आगे क्या था, आगे है फ्रेंड कि इसने जिला फौजदारी को समाप्त कर दिया। ठीक है, और वो समाप्त करके उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें बनाई, जिसमें 3 वह बंगाल के लिए नियुक्त की थी और एक बिहार के लिए नियुक्त की। ठीक है, समझिएगा इस लाइन को। कहता है कि जिला फौजदारी को समाप्त कर दिया। अब बताइएगा कि जिला फौजदारी को कौन शुरू किया था, तो आप बोलोगे कि वारेन हेस्टिंग। इसके जस्ट पहले जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था और बंगाल का अंतिम गवर्नर था, उसका नाम क्या था, वारेन हेस्टिंग। उसी ने जिला फौजदारी को क्या किया था, स्टार्ट किया था। या किस लिए स्टार्ट किया था, एक सेकेंड, तो यह भी एक प्रकार का क्या था, न्याय प्रणाली था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग क्या किया था कि नवाबों और जमींदारों से न्याय की प्रक्रिया को छीनकर वहाँ पे फौजदारी और अदालतों की स्थापना की थी। अगर याद होगा तो मैंने इसके पूर्व लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, फौजदारी को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर जो है 4 भ्रमण करने वाली अदालतें बनाई। ठीक है, अब ये भ्रमण करने वाली अदालतें कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है ये एक प्रकार की अदालत थी। इसमें कुछ लोगों की एक क्या होती थी कि टीम होती थी। ठीक है, और क्या होती थी, जगह जगह जाकर ये क्या करते थे, मामले की सुनवाई करते थे। वो टीम चली जाती थी, मान लेते हैं कि मैं रहता हूँ पटना में, है ना, पटना में, अब औरंगाबाद में कोई मुकदमे की सुनवाई करना थी, ये अदालत कुछ लोगों की टीम रहती थी। ये क्या करेगी, उठकर जाएगी वहाँ पर और वहाँ पर जाने के बाद क्या करेगी, सुनवाई करेगी। यानी कि हम लोगों को नहीं जाना पड़ता था वहाँ पे, जो भी मुवक्किल रहते थे, जो भी मुकदमे में जो अभियुक्त होते थे, उनको नहीं जाना पड़ता था। उनके पास अदालतें खुद लोगों को, अदालतें के रूप में कुछ टीम आती थी, कुछ लोगों की टीम उनके पास आती थी। इसलिए इन्हें क्या कहा गया था, भ्रमण करने वाली अदालत बोला गया था। इसमें 3 कहाँ पे लगाया था, 3 बंगाल में नियुक्त किए थे और एक बिहार में था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे फ्रेंड। इसने कंपनी के व्यापारियों को व्यक्तिगत व्यापार पर रोक लगा दी थी।
ठीक है। इसने क्या किया था, कंपनी के जो व्यापारी थे जो, जैसे इसके पहले क्या हुआ था ना कि व्यक्तिगत जो व्यापार में है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई किसान होता था, ठीक है, और उस किसान से जो व्यापारी होते थे वो डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट कर लेते थे, यानी कि व्यक्तिगत वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लिए, संपर्क कर लिए और माल वहाँ से खरीद लिए, और इसमें कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होने देते थे। तो ऐसे में क्या होगा कि ब्रिटिश कंपनी का क्या होगा, घाटा होगा, क्योंकि अगर वो बीच में इन्वॉल्व होते हैं तो कुछ ना कुछ उनको क्या हो, टैक्स के रूप में मिलेगा। लेकिन जब डायरेक्ट अगर किसान से कॉन्टैक्ट कर लेंगे तो जो बीच वाले जो कंपनी उसको मिलेगा नहीं, तो कंपनी को क्या होने लगा, ब्रिटिश कंपनी को घाटा होने लगा। तो घाटा होने लगा तो क्या करेगा वो, व्यापार पर क्या करेगा, रोक लगाएगा कि नहीं लगाएगा। तो क्या कर दिया इसने, कंपनी को, व्यापारियों पे, व्यक्तिगत व्यापार पर फिर क्या कर दिया इसने, रोक लगा दी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे में क्या कहता है कि इसने जो है ना, इसने हर जिले में एक पुलिस स्टेशन खुलवाया। ठीक है, जिसका इंचार्ज दरोगा को बनाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क लगाना मैं भूल गया फ्रेंड, लेकिन आप याद रखोगे कि जो आज हम लोगों के यहाँ जो पुलिस आप देखते हो ना, ये किसने सबसे पहले इसको मतलब एक प्रकार का प्रक्रिया में लाया, तो वो सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही लाया था। यानी कि सबसे पहले पुलिस स्टेशन, एक सेकेंड, सबसे पहले जो पुलिस स्टेशन खुला कौन खुलवाया, तो आपको कॉर्नवालिस ने ही खुलवाया, जिसको हम क्या बोलते हैं, थाना कहते हैं। आपको ऐसे भी पूछता है कि जो सबसे पहले पुलिस सेवा किसने प्रारंभ की, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया। उसका इंचार्ज किसको बनाया था, दरोगा, जिसको क्या बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर, एसआई। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे क्या था कि कंपनी की जो बड़ी बड़ी पोस्टें थी, कंपनी की क्या थी, जो बड़ी बड़ी पोस्ट थी वो केवल यूरोपियों को दी जाती थी। अब देखिए यहाँ पर, और तथा छोटी छोटी जॉब भारतीयों को दी जाती थी। इसने क्या किया था कि जो बड़ा बड़ा जो पोस्ट होता है ना, जो क्लर्क हो गया, जो उससे ऑफिसर हो गया, जो बड़ा बड़ा लेवल पे ए ग्रेड के जो पोस्ट थी वो यूरोपियों को देती थी, और जो चपरासी वगैरह, जैसे चपरासी हो गया है ना, चपरासी वगैरह जो भी जॉब थी वो भारतीयों को सिर्फ दी जाती थी। ठीक है फ्रेंड, तो इसने ये एक काम किया था। ठीक है, क्या गलत काम किया था, है ना। आगे देखेंगे, आगे सबसे ज़्यादा आपको एग्जाम में जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड, वो यही है कि अस्थाई बंदोबस्त की जो लागू किया या अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की वो कौन से गवर्नर जनरल ने की, तो आप बोलोगे कौन, कॉर्नवालिस ने। कब की, तो 1793 में। तो आप बोलोगे कि यह जो अस्थाई बंदोबस्त थी वह को क्या थी, है ना। इसको समझ आते हैं, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। तो यह व्यवस्था एक प्रकार का व्यवस्था था फ्रेंड, ठीक है, एक प्रकार का योजना था, एक प्रकार का क्या था, व्यवस्था था। एक सेकेंड, ये क्या हो जा रहा है यार। यह क्या था कि इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को अब भू राजस्व का 10/11 भाग, यानी इसको अगर परसेंटेज में चेंज करें तो कितना परसेंट हो जाएगा, 90% कंपनी को। ठीक है, ये बात समझिएगा, कंपनी को, तथा मात्र 1/11 भाग, यानी इसको अगर परसेंटेज में करेंगे तो लगभग 10% आता है, अपने पास रखना था। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे क्या, कि इसमें होता था क्या ना, आप समझोगे अच्छे से, कि जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि जमींदार जो है ना, कोई किसान को, जब भी कोई किसान खेती करता था तो उसको जो है टैक्स कौन वसूलता था, तो वो तो जमींदार ही वसूलेगा, है ना, वो जमींदार ही वसूलेगा। तो मान लेते हैं कि किसान से जो जमींदार है वो 100 रुपया वसूला। ठीक है, किसान से जमींदार कितना वसूला, 100 रुपया वसूला। तो वो 100 रुपया में 90 रुपया जो है, वो 90 रुपया किसको देना होता था, तो आप दे दो ब्रिटिश कंपनी को, और मात्र 10 रुपया जो है ना जमींदार अपने पास रखना होता था, जमींदार को अपने पास रखना होता था। समझ जाइए कितना मतलब घटिया एक तरह से बंदोबस्त था, है ना, कि भाई 100 रुपया हम तहसील है इतना मेहनत से किसान से, जिसमें 90 रुपया हम क्या कर दिए, दे दिए हम ब्रिटिश कंपनी को, जबकि कुछ भी नहीं किया हम, इतना में मतलब जाएंगे मांगेंगे, है ना, वो आज देगा कल देगा, और देने के बाद फिर क्या करेंगे, हम उसको 100 रुपया में से 90 रुपया दे देंगे और 10 रुपया ही मात्र हम रखेंगे। लेकिन इसने एक और क्या कर दिया था, एक और जमींदारों के ऊपर एक प्रकार का समझो कि छूट दे दिया था। क्या छूट दिया था, कि इसमें जो है ना, देखिएगा थर्ड स्लाइड में, कि इसने अस्थाई बंदोबस्त में क्या किया कि जमींदारों को राजस्व वसूलने की दर तय करने के लिए पूरी तरह से छूट दे दी गई। उसने बता दिया कि तुम जितना किसान से तुम टैक्स वसूलना चाहते हो,
तुम लोग वसूलो, बस हमको खाली क्या करो ना कि 90% दे देना, या 10/11 भाग। 10/11 भाग अगर भाग में हम आपको समझाने की कोशिश करें, यानी कि अगर किसान से 11 रुपया वसूल करेगा तो 10 रुपया आप देना पड़ेगा उसको ब्रिटिश कंपनी को, और 1 रुपया उसको क्या करना पड़ेगा, अपने पास रखना पड़ेगा, है ना। ऐसे परसेंटेज में, तो परसेंटेज में हम लोग को ज़्यादा समझ में आता है ना, 100 रुपया पकड़ के। लेकिन एक छूट दे दिया गया जमींदार को, क्या कि राजस्व जो है ना, टैक्स जितना तुमको वसूलना है किसान को, एकदम मनमानता तुम तसिलो। तो एक प्रकार का, एक तो जमींदार को एक तरह से ये मजबूरी में डाल दिया, और एक प्रकार का सबसे ज़्यादा लोड पड़ गया किसके ऊपर, किसान को। सबसे ज़्यादा लॉस किसको होता होगा, तो वो किसान को। बेचारा किसान तो मर ही जाते होंगे आधा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्या कि अस्थाई बंदोबस्त की ये जो योजना लाई थी ना, ये सर जॉन सॉर, ठीक है, जो कि अगले ही गवर्नर जनरल होंगे, वही इस योजना को बनाया था, जिससे क्या किया था, यह पारित कर दिया था। कौन, कॉर्नवालिस ने। चलिए, नागरिक सेवा का जन्मदाता कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। मैं तो इसको पढ़ा दिया है ना। उसके बाद क्या था, 1805 में इसका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, लेकिन इसको गाजीपुर में क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। इसके बाद 1793 में कौन आता है, बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है सर जॉन सॉर। ठीक है। अब आगे देखेंगे, इसको थोड़ा सा 2 पॉइंट छूट गया था फ्रेंड, कि 1793 में कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया था। यह क्या था, तो यह जो था, यह न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित आधारित था। यानी कि न्याय की शक्ति किसके पास रहेगी, प्रशासनिक शक्तियां किसके पास रहेगी, इस पर यह आधारित था। ठीक है। इसमें कुछ अधिकारी नियुक्त किए गए थे, उसमें बोल दिया गया था कि न्याय आपको करना है, प्रशासनिक को कुछ अधिकारियों को बोल देते कि प्रशासनिक अधिकार आपके पास रहेगा। ठीक है। इसी के शक्तियों, इसी के पावर पर आधारित था। फिर इसने क्या किया था कि इसने जो है दास प्रथा पर क्या किया था, कि दास प्रथा पर इसने 1789 ईस्वी में क्या किया था, रोक लगा दिया था। ये एक अच्छा काम किया था, जो कि दास प्रथा का मतलब जानबे करते हैं कि दास का मतलब होता है गुलाम, है ना। गुलामी प्रथा पर इसने रोक लगाया। यह क्या होता है, तो यह क्या होता था, तो यह जो होता था कि जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे दादा जो है आपके यहाँ काम करेंगे, तो पापा भी करेंगे, हम भी करेंगे, मेरे अगला जनरेशन भी करेगा, है ना फ्रेंड। तो इसी प्रकार का प्रथा को इसने क्या कर दिया, बंद करने की कोशिश की, रोक लगाया था। ठीक है। तो यहाँ तक आई होप सो सारी बातें डिटेल में क्लियर हो गई होगी, सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है फ्रेंड। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में कुछ बोल सकते हैं। ठीक है। तब तक के लिए मतलब अब हम आगे के लिए जो गवर्नर जनरल हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।